हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग मेरी आवाज आ रही होगी। आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले गैसेस स्टेट का आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यू, और हम ये भी समझेंगे आज के लेक्चर में कि अगर कोई एडवांस का क्वेश्चन आता है तो हम उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से उसको कितना टाइम देना चाहिए, या कहाँ पर हम अटकेंगे और वहां से कैसे निकलेंगे। तो आज मैं जो है आप लोगों को काफी कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे डील करना है। और एक छोटा सा पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो कि आपको क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा, यानी आपको आंसर देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है जो कि आईआईटी जेईई एडवांस के अंदर क्वेश्चन आया था 2000 में। 100 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव जल का घनत्व 1 पॉइंट ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और जल वाष्प का घनत्व 0.0006 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, जल वाष्प का भी दे रखा है बेटा, और ये लिक्विड वाटर का भी दे रखा है। तो इस तापमान पर 1 लीटर भाप में जल अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा बेटा। अगर आप देखो, सिंपल सी बात करो, ठीक है, आप लोग समझना बेटा कि यहां पर H2O है लिक्विड, और बेटा ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, H2O गैस में, यानी भाप का मतलब गैस ही हुआ या वेपर हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा बेटा, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है एक वायुमंडलीय दाब पर, तो आप लोगों को यह पता होगा कि इसका जो घनत्व दे रखा है, डेंसिटी, वो दे रखा है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या एमएल और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, तो मैंने यहां पर 1 ग्राम प्रति एमएल ले लिया बेटा। और इसका जो घनत्व दे रखा है हमें भाप का, वो दे रखा है डेंसिटी बराबर 0.0006 ग्राम प्रति, ये भी है। अब इसका जो आयतन है यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास दे रखा है कि भाई आयतन दे रखा है क्या, का घनत्व, जल वाष्प का घनत्व इतना है, तो 1 लीटर, हाँ 1 लीटर भाप में, तो यहां पर क्या होगा बेटा हमारे पास, यदि द्रव जल का घनत्व इतना है तो जल वाष्प का घनत्व इतना है, तो इस तापमान पर 1 लीटर भाप में जल अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो हमारे पास होगा 1 लीटर हमारे पास क्या होगा बेटा, भाप का आयतन दे रखा है, क्योंकि ये भाप दे रखी है ना, जल वाष्प, भाप में जल अणुओं का आयतन। और बेटा यहां पर हमसे पूछा है कि भाई यहां पर आयतन कितना होगा, जल का आयतन कितना होगा। तो यहां पर घनत्व है, आयतन है, घनत्व है, आयतन है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा बेटा, डेंसिटी बराबर भार बटे आयतन, पता है कि नहीं पता, यस और नो। तो यहां पर आप लोग जानते होंगे, जब इसका हम एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रज गुणा करेंगे, तो W बराबर होगा डेंसिटी गुणा आयतन। तो दोनों ही कंडीशन में बेटा जी देखो, ताप के बढ़ने पर या अवस्था के बदलने पर आयतन बदल सकता है, घनत्व बदल सकता है, लेकिन भार तो नहीं बदलेगा। अब जो भी भार इसका यहां पर रहा होगा वही भार बेटा यहां पर रहा होगा। तो भार का यहां पर सूत्र क्या होगा बेटा, भार का सूत्र होगा भार लिक्विड बराबर होगा डेंसिटी लिक्विड गुणा आयतन लिक्विड अवस्था में, और भार गैस बराबर होगा आयतन गैस गुणा डेंसिटी गैस, ये होगा बेटा। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि भार जो है वो समान रहेगा, तो भार लिक्विड बराबर होगा भार गैस के। तो यहां पर डेंसिटी किसकी होगी बेटा, जल की होगी, लिक्विड की, और बेटा यहां पर आयतन होगा लिक्विड का, यहां पर क्या होगा बेटा, आयतन होगा किस, गैस का, और डेंसिटी होगी बेटा गैस की। अब देखो इसके आगे मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैंने आपको तरीका बता दिया, इसके बाद तुम्हें करना है। आपको क्या करना है कि यहां पर तो हमें 1 लीटर भाप दे रखा है, तो यहां पर 1 लीटर रखना। घनत्व किसका दे रखा है बेटा, हमें गैस का दे रखा है, यानी ये वाला मान हमें यहां रखना है, और इसका आयतन हमें निकालना है, और इसका जो घनत्व है वो हमें दे रखा है 1। तो सीधी सी बात है, बस आपको अब ये मान निकालना है, और जब आप ये मान निकालोगे, ये वाला मान, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा कि VL बराबर जो है, इसका करेक्ट आंसर निकाल दोगे इन 4 विकल्पों में, आपको मिल जाएगा, ML में आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना है, सुनो, आंसर दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, ML। यहां आप 1 लीटर भाप दे रखा है, 1 लीटर भाप का मतलब क्या होगा कि आयतन के स्थान पर हमें पता है कि आयतन गैस का दे रखा है 1 लीटर, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में या बेटा ML में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ML कह लो, या बेटा सेंटीमीटर क्यूब कह लो, तो यहां पर 1000 में रखना है।
सारे हिंट मैंने आप लोगों को दे दिए हैं इस क्वेश्चन के। अब ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है कि भाई कैसे हम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। सिंपल 1 नंबर का या 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो रहा होगा ये। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। आईआईटी जेईई 2000 में एक और क्वेश्चन आया था, जल का क्रांतिक तापमान O2 से अधिक होता है क्योंकि H2 अणुओं में। अब यहां पर बेटा O2 कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 सहसंयोजक। देखो क्रांतिक ताप की अगर मैं बात करूं तो क्रांतिक ताप का फॉर्मूला होता है बेटा TC, क्रिटिकल टेम्परेचर, 8A/27 RB के बराबर। और ये जो A होता है ना बेटा, ए क्या होता है हमारे पास, ए होता है हमारे पास वांडर वाल नियतांक, वांडर वाल नियतांक। और वांडर वाल नियतांक किसको निरूपित करता है बेटा, वांडर वाल नियतांक ए किसको निरूपित करता है बेटा, आकर्षण को, आकर्षण को करेगा बेटा। कि जिन अणुओं के अंदर अंतर आणविक बल ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा, उसका क्रांतिक ताप क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा होगा और उतनी जल्दी ही लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर जल का क्रांतिक ताप O2 से अधिक होता है, तो O2 को अगर आप ध्यान से देखोगे, O2 क्या है बेटा, O2 के बीच में एक अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय अणु है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं है। अब जब हम जल की बात करेंगे तो जल की अगर हम बात करें तो जल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, रासायनिक बंधन में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की बेटा कम होती है। और आपको यह भी पता होगा कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है दूसरे लोन पेयर के साथ। तो बेटा यहां पर एक तरीके से क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बेटा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो इन्होंने जिक्र कहीं किया नहीं, लेकिन आप यह समझ सकते हो कि इसके बॉन्ड में द्विध्रुव है, द्विध्रुव मतलब डाइपोल, ठीक है। और बाकी इसमें अध्रुवीय अणु है। और जो जल है वो क्या है बेटा, ध्रुवीय अणु है, वो क्या हो गया हमारे पास, ध्रुवीय अणु है। अब आप सोच के देखिए, O2 में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है अंतर आणविक बल से, तो बेटा हम इसको हटा देंगे। 2 सहसंयोजक बंध है, इसका भी मतलब नहीं है कि 2 है, देखो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, इससे कोई मतलब नहीं है। V आकृति होती है जल की, इससे भी कोई मतलब नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसका जब डाइपोल मोमेंट आप निकालोगे, ठीक है, इसका जब आप डाइपोल मोमेंट निकालोगे बेटा तो वो आएगा 0, अध्रुवीय अणुओं के बीच में होता है। पर यहां पर जो ध्रुवीय अणु होता है बेटा उसका डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है, जिस वजह से उसके अणुओं के बीच में अंतर आणविक बल ज्यादा होते हैं और बेटा वो आराम से जो है ज्यादा आकर्षित रहता है और उसको हमें लिक्विफाई करने के लिए उतनी ही आसानी करनी पड़ती है। अब देखते हैं आगे कहानी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 800 केल्विन तापमान पर x एटीएम दाब एक गैस का संपीड़ितता गुणांक 0.5 है, मोलर आयतन 0.4 डेसीमीटर क्यूब प्रति मोल है। यदि यह समान तापमान और दाब पर आदर्श गैस व्यवहार करता दर्शाता है तो मोलर आयतन y डेसीमीटर क्यूब होगा। x तथा y का जो है हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, x तथा y का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है अनुपात का। उपयोग करें गैस स्थिरांक 8 गुणा 10 की घात माइनस के x। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि बेटा माइनस x था या -3 था, ठीक है, देखता हूं मैं एक बार। यही एडवांस 2023 में आया था बेटा, रिसेंट क्वेश्चन है, तो मैं एक बार चेक लू, क्वेश्चन चेक कर लूं कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई इस क्वेश्चन में भेजते हुए। 10 की घात, हाँ ये समझ गए। तो बेटा ये 10 की घात -x नहीं है, ठीक है, इसको आपको ऐसे हटाना पड़ेगा, इसको आपको ऐसे हटाना पड़ेगा, इसको आप लिखोगे 10 की घात -2 लीटर एटीएम प्रति केल्विन। 10 की घात -2 कर देना बेटा, ये थोड़ा सा एरर इन्होंने शायद प्रिंट करने में लिखा दिया था। अब इस क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा, 800 केल्विन ताप पर x एटीएम दाब गैस का संपीड़ितता गुणांक। देखो बेटा हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बेटा, वी नो दैट
पीवी बराबर क्या होता है बेटा, ZnRT। क्या होता है, पीवी बराबर ZnRT। स्टार्टिंग में जब हमारे पास पहली अवस्था थी, तो स्टार्टिंग में इन्होंने जब तक गैस रियल थी, क्योंकि अगर जेड की वैल्यू बेटा यहाँ पर हमारे पास 0.5 है, तो आप समझ लेना कि भाई वो गैस रियल गैस की भांति व्यवहार कर रही है, दे रखा है इन्होंने। अब पी कितना एटीएम दाब है बेटा, एक्स है। आयतन कितना दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है आयतन 0.4 डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब या लीटर कहें एक ही बात होती है बेटा। तो यहां पर आपने क्या रख दिया, 0.4 बराबर जेड की वैल्यू है 0.5। अब क्योंकि यहां पर मोलर आयतन दे रखा है, मोलर आयतन का मतलब होता है एक मोल का आयतन, एक मोल का आयतन। यानी इस आयतन को अगर आप यूज करते हो तो फिर मोल का मान हमें एक रखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या रख दिया बेटा, एक रख दिया। आर का मान क्या आ गया हमारे पास, आर का मान हमें रखना है 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और तापमान दे रखा है बेटा 800 केल्विन। ठीक है जी, ये हमारे पास x का मान आएगा, इसको आप हल करोगे तो x जो भी है, अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, राइट। फिर दूसरी अवस्था में इन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि यदि यह समान तापमान सेम हो और दाब पर, दाब भी समान हो, यदि यह समान तापमान और दाब पर आदर्श गैस व्यवहार दर्शाता तो मोलर आयतन y होता। तो x और y का मान निकालिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, यहां पर x की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, x की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे कि भाई 0 इसको पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5/4 गुणा 8 गुणा 10 की घात, अब देखो, और 10 की घात माइनस 2 से ये 2 जीरो गायब हो जाएगी बेटा। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 8, तो 4 एकम 4 दूनी हो गया बेटा। तो हमारे पास x का जो मान आया है वो आया है 5 दूनी 10, 80 आ गया बेटा। ये कितना आ गया भाई, 80 आ गया, क्योंकि 5 दूनी 10 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा भाई। अब देखो दूसरी अवस्था में, वहां पर देखो x का मान, इधर देखो भाई। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास यदि यह समान तापमान और दाब पर, अब तापमान और बेटा और दाब क्या रहेंगे हमारे पास, समान रहेंगे पहले वाले ही। और यदि गैस आदर्श गैस व्यवहार दर्शाता है तो मोलर आयतन y हो जाता है और x बटे y का मान निकालना है। तो देखो बेटा, पुनः कैसा रंग हो रहा है, कैसा, पुनः आदर्श गैस व्यवहार के लिए, ठीक है, आदर्श गैस व्यवहार के लिए हम लोग जानते हैं पीवी बराबर होता है बेटा ZnRT। रियल अभिक्रिया तो यही है, मतलब यही समीकरण है। अब क्योंकि आदर्श गैस है तो आदर्श गैस के लिए Z का मान कितना होगा बेटा, 1 होगा। Z का मान कितना होगा बेटा, 1 होगा। तो P का मान हमारे पास समान रहेगा 80, V का मान आयतन इन्होंने क्या मान रखा बेटा, Y होगा, Z का मान 1 होगा, N का मान मूलर द्रव्यमान 1 ही होगा, R का मान होगा 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और तापमान हमारे पास सेम रहेगा बेटा 800। क्या रहेगा बेटा जी, 800 रहेगा। अब यहां पर देखिए, इन हमारे पास क्या हुआ कि भाई ये जो 2 जीरो हैं ये गायब हो गई इससे, और भाई 8 का जो मान है, 8 से क्या कर गया भाई, 8 कट गया, यहां पर 10 बचेगा। अब जो y का मान आया है बेटा, y का मान आएगा हमारे पास 10 यहां पर है, 8 यहां पर है, तो 0.8 आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि हम इसको लिखेंगे 8 बटे 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.8। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू 800 है, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपके पास 0.8। तो हमें निकालना x बटे y। तो हम जब x बटे y निकालेंगे तो x हमने यहां रखा बेटा, y यहां पर रखा, x का मान कितना आया था हमारे पास, 80 आया था, और बेटा इसका मान 0.8 आया था। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 10 चला जाएगा, 8 ही कम 8 और 8 ही कम 8 0 हो गया। तो 10 की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। तो हम यहां पर कहेंगे भाई x बटे y का मान 100 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे आपसे ही करवाना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है कि आपको भी क्वेश्चन एक बार समझाना पड़ता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 100 आंसर होगा। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन जो है 1998 में आया था। वांडर वाल समीकरण का उपयोग करते हुए स्थिरांक A की गणना करें जब 4 लीटर के फ्लास्क में उपस्थित गैस के 2 मोल 300 केल्विन के ताप पर
11 वायुमंडलीय दाब प्रेक्षित करते हैं और बी का मान दे रखा है बेटा हमारे पास 0.05 लीटर प्रति मोल है। यानी सारा का आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको वान डर वाल समीकरण को याद करना है। हम लोग जानते हैं बेटा वान डर वाल समीकरण से, वान डर वाल समीकरण से क्या होती है बेटा वान डर वाल समीकरण, P प्लस AN स्क्वायर बटे V स्क्वायर, राइट बेटा, V माइनस के NB और बराबर NRT, यही होती है। अब हमें क्या करना है बेटा, मान रखने हैं सारे और जो पूछा है वो निकालना है। अब इसमें जो दाब दे रखा है, ठीक है, अगर आप इसको अलग भी करना चाहते हो, मल्टीप्लाई वगैरह करना चाहते हो तो आपके पास ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, इसको इधर ले जाओ तो P प्लस के AN स्क्वायर बटे V स्क्वायर, राइट। अब इसको इधर ले जाएंगे तो बेटा हमारे पास आएगा NRT बटे V माइनस के NB, ऐसे कर लोगे। फिर आप लोग क्या करोगे इसके बाद, क्योंकि हमें A का मान निकालना है, कि जो P प्लस AN स्क्वायर है, इस P को इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास AN स्क्वायर बटे V स्क्वायर बराबर NRT V माइनस के NB माइनस के P, ये होगा बेटा। हमें मान निकालना है बेटा A का। अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी पूरा का पूरा आपके पास व्यंजक है, इसकी ब्रज गुणा कर दो। तो बेटा हमारे पास A का मान क्या आएगा, ब्रज गुणा करोगे तो V स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, N स्क्वायर आएगा बेटा नीचे, फिर यहां पर NRT V माइनस के NB माइनस के P, ये कर दोगे। अब देखो सारे मान दे रखे हैं, वान डर वाल समीकरण का उपयोग करते हुए स्थिरांक A की गणना करें जब 4 लीटर, यानी V का मान कितना दे रखा है बेटा, V का मान दे रखा है 4 लीटर, फ्लास्क में उपस्थित गैस के 2 मोल, N का मान कितना दे रखा है बेटा 2, तापमान का मान दे रखा है बेटा 300 केल्विन के तापमान पर, और P का मान दे रखा है बेटा 11 ATM, ठीक है, का दाब प्रेक्षित करते हुए, और B का मान दे रखा है 0.05। देखो अब हमारे पास यहां पर जब मान रखोगे तो आयतन 4 है, 4 का वर्ग करोगे तो बेटा कितना होगा 16, ठीक है। N स्क्वायर का मान क्या होगा बेटा, N का मान 2 है, वर्ग करोगे तो बेटा कितना आएगा 4 आएगा। अब यहां पर N 2 है, R की वैल्यू क्या रखोगे आप बेटा 0.0821 ऐसे, और तापमान क्या दे रखा है बेटा, तापमान दे रखा है 300 केल्विन, तो यहां पर 300 रख लोगे। V माइनस के NB, आयतन कितना है हमारे पास 4, मोल कितने बेटा 2, B का मान कितना दे रखा है बेटा 0.05, तो अब हमारे पास 2 गुणा 0.05 दे रखा है, ठीक है, और माइनस के P 11। अब मुझे बताइए बेटा, यहां से कट जाएगा तो यहां पर 4 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 0.05 से करोगे तो बेटा ये 0.1 हो जाएगा, 4 में से जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा 3.9, बस इसको गुणा भाग करना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो आगे का जो क्वेश्चन करोगे आप, आगे का क्वेश्चन जो होगा फर्दर, इसके आगे का वो आपका खुद का होगा, सेल्फ, ठीक है, इस सेल्फ आप करोगे वान डर वाल का समीकरण का प्रयोग करते हुए। मेन चीज है कि ये जो है जेई मेन से कट गया था बेटा, तो जेई मेन से जब कट गया था तो बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है कि ये वाला चैप्टर ना पढ़ा हो, तो उनको वान डर वाल समीकरण याद ही ना हो। तो मेन चीज है कि आप वान डर वाल समीकरण याद रखें। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर होगा तो 2 नंबर आईआईटी एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत रैंक का डिफरेंस आ जाता है 2 नंबर से, तो इसको भी भाई आपको ठीक से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो आईआईटी एडवांस 2001 में आया था। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM दाब पर एक वान डर वाल गैस के 1 मोल के लिए संपीड़ितता गुणांक Z का मान दे रखा है 0.5 पाया गया है, यह मानते हुए कि अणुओं का आयतन नगण्य है। जब हम अणुओं का आयतन नगण्य मानते हैं तो इसका मतलब होता है कि B की वैल्यू हमें, वान डर वाल नियतांक B की वैल्यू हमें 0 माननी होती है। तो वान डर वाल स्थिरांक A की गणना करें। देखो बेटा, और हमारे पास 1 मोल गैस है, ध्यान रखना हमारे पास क्या है बेटा 1 मोल गैस है, N की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1 है। वान डर वाल समीकरण की अगर हम बात करें तो हमारे पास P प्लस के AN स्क्वायर बटे V स्क्वायर, ठीक है, V माइनस के NB बराबर NRT होता है बेटा, मानते हैं ये बात? आप कहोगे हाँ सर इतना तो हम मानते हैं। तो देखो अब क्योंकि यहां पर एक तो B की वैल्यू 0 है तो ये पद क्या हो जाएगा 0 के बराबर, और क्योंकि N का मान 1 है तो N के स्थान पर 1 रख दो,
तो P प्लस के A बटे V स्क्वायर, और यहां पर V, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, V हो जाएगा और बराबर NRT। अब V की मल्टीप्लाई अंदर कर दो बेटा, V की मल्टीप्लाई जैसे आप अंदर करोगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, PV, और भाई यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस A बटे V, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक V जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी घात कट जाएगी A बटा V, और इधर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, अच्छा यहां पर भी तो RT लिखना पड़ेगा क्योंकि N का मान 1 है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा जी, RT हो गया। अब पूरी समीकरण को जब हम RT से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, PV बटे RT प्लस A, और भाई ये हो जाएगा RTV और बराबर RT बटे RT। तो ये मान हमारे पास कितना आ गया बेटा, 1 हो गया। अब PV बटे RT होता है Z प्लस A, ये हो गया हमारे पास RTV और बेटा 1 हो गया। अब यहां से हमें A का मान निकालना है, तो A का मान कैसे निकालोगे बेटा, कि A बटे RTV बराबर 1, और Z इधर जाएगा तो 1 माइनस Z हो जाएगा बेटा, तो A बराबर होगा 1 माइनस के Z, ठीक है, और यहां पर R T और V ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, जो जो मान दे रखे हैं बेटा वो रख दो। तो सबसे पहले हम यहां पर रखेंगे बेटा 1, यहां पर रखेंगे हम लोग बेटा कितना, 1 माइनस Z का मान कितना दे रखा है, संपीड़ितता गुणांक 0.5, तो यहां पर हमने क्या रख दिया बेटा जी, 0.5। अब R का मान होता है 0.0821, तापमान हमें कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, और आयतन जो दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है बेटा, B का मान हमने नगण्य माना है, तो ये हो जाएगा PV बराबर RT। देखो भाई, V का वैल्यू हम लोग निकालेंगे PV बराबर NRT से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गैस का आयतन चाहिए होगा, तो हमारे पास PV बराबर ZNRT, यहां से हम लोग V निकालेंगे, तो P हमें दे रखा है कितना बेटा, 100 वायुमंडल, V का मान कितना दे रखा है बेटा हमारे पास, V हमें निकालना है, Z की वैल्यू 0.5 है, N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मोल, और भाई और R की वैल्यू कितनी होगी बेटा, R की वैल्यू होगी हमारे पास 0.0821, और तापमान हमें कितना दे रखा है बेटा, तापमान हमें दे रखा है 273 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का। तो यहां से जब आप V की वैल्यू निकालोगे दोस्तों, तो V की वैल्यू आएगी 0.5 गुणा 0.0821 गुणा 273, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे में क्या चला गया बेटा, 100 चला गया। तो यहां पर जहां V दे रखा है वहां पर ये मान रख दो। तो जब आप यहां पर मान रखोगे तो देखो यहां पर भी मैंने V ही छोड़ दिया है ताकि इसको आप आसानी से समझ लो। तो A की जो वैल्यू आएगी, एक में से 0.5 गया तो बेटा 0.5 बचा गुणा, अब देखो यहां पर 0.0821 गुणा 273, 0.0821 गुणा 273। अब जो V है, ध्यान रखना, जो V था उस V के स्थान पर आप जब ये रखोगे तो हमारे पास कितना होगा बेटा, 0.5 गुणा ये 0.0821, 0.0821, और भाई 0.0821, और भाई 273 बटे 100, 273 बटे 100, इसको हल करना है। तो देखो भाई, इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.5 273 गुना 0.5 गुना 0.0821
गुणा 273 भाग 100। तो ये वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 1.255 या 256। ठीक है, ए की वैल्यू ऐसे आएगी बेटा। वापस से चेक करते हैं क्वेश्चन को। हमें दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर जेड की वैल्यू बाई हुई और यह मानते हुए कि गैस अणुओं का आयतन नगण्य है, तो बी की वैल्यू हमने क्या मान ली बेटा, 0 मान ली। ए का मान हमें निकालना है। तो अगर हमें यहाँ पर ए का एम बी की वैल्यू हमने 0 मान ली, तो ये पद क्या हो गया बेटा, 0। 1 मोल दे रखा है, तो हमने समीकरण को ऐसे अरेंज कर दिया। फिर हमने ए के रूप में, मतलब ए जो है वो इसके बराबर है 1 माइनस के जेड आर टी वी। अब क्योंकि हम जेड की वैल्यू जानते हैं, आर की वैल्यू जानते हैं, टी की वैल्यू जानते हैं बेटा, वी की वैल्यू नहीं जानते। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है जो सभी गैसों के लिए वैलिड होता है, चाहे वो आपके पास रियल गैस हो या आदर्श गैस हो, पीवी बराबर जेड एन आर टी। तो पी हमें दे रखा है बेटा कितना, 100 वायुमंडलीय दाब। वी हमें निकालना है, जेड की वैल्यू दे रखी है 0.5, मोल 1 है, आर की वैल्यू ये रखी, तापमान ये रखा, तो वी का मान यहां से निकाल लिया और वी का मान यहां निकालते ही तुरंत अपना आंसर कर दिया। समझ में आई कि नहीं आई बात? आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बेटा आपको ये क्वेश्चन करना है और ए का मान जो है आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट है बस ये, ठीक है, बस आपको ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। वांडर वाल समीकरण P बराबर an² बटे v² v माइनस के nb बराबर nRT में स्थिरांक a गैस अणुओं के वास्तविक आयतन को दर्शाता है। ठीक है, आपको याद होगा जो a होता है ये किसी भी गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण को दर्शाता है। b जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को यानी प्रसारित आयतन को दर्शाता था, वास्तविक को वो भी नहीं दर्शाता था। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में क्या होगी बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट है। एक बार आप भी खुद पढ़िएगा और समझिएगा कि भाई ये बात सही कह रहा है गलत कह रहा है, क्योंकि जो ए है हमारे पास ये आकर्षण को दर्शाता था, आयतन को नहीं दर्शाता था। तो इसीलिए ये जो पूरी स्टेटमेंट हो गई, कथन हो गया बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। तो हमने यहां पर इसको फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर रख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है। वांडर वाल समीकरण द्वारा वर्णित एक गैस है, वांडर वाल समीकरण द्वारा वर्णित एक गैस है, अधिक मोलर आयतन की सीमा में एक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। अधिक मोलर आयतन की सीमा में, अधिक मोलर आयतन का मतलब क्या होता है कि जब किसी आयतन, देखो कोई भी, वैसे तो दुनिया में सारी की सारी जो गैस होती है ना बेटा, वो सारी वास्तविक ही है, आदर्श तो उनका व्यवहार होता है। और कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति पता है कब व्यवहार करती है, वो तब व्यवहार करती है जब उसके अणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण ना लगे। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा होगा आदर्श गैस के लिए, कि आदर्श गैस के मध्य में किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता, उनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। और सेम टू सेम अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो रियल गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा आयतन होगा तो गैस के अणु बहुत दूर दूर होंगे बेटा। जब बहुत दूर दूर होंगे तो इस गैस के अणु को उसका नहीं पता होगा और बेटा किसी इसको उसका नहीं पता होगा। और गैस के अणु जितनी ज्यादा दूर होते चले जाएंगे उनका आकर्षण नगण्य हो जाएगा और कोई भी रियल गैस फिर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगेगी। क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन होगा कम से कम, या 3 नंबर का, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्टिव है, कुछ भी आंसर हो सकता है, कितने भी आंसर हो सकते हैं। तो भाई पहली जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि अधिक मोलर आयतन की सीमा में एक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। ठीक है, वांडर वाल समीकरण द्वारा वर्णित एक गैस जो भी है, तो ये वाली बात जो है बेटा ये सत्य है। तो पहले वाले को आप क्या करोगे बेटा, टिक करोगे। अधिक दाब की सीमा में एक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है, अधिक दाब की सीमा में एक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। अगर हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने का मतलब क्या है कि हमने संपीड़ित कर दिया गैस को। जब हम इसको संपीड़ित करेंगे गैस को तो अणु जो होंगे वो पास पास आ जाएंगे, और जब अणु पास पास आएंगे बेटा फिर आकर्षण बल लगने के चांस बन जाएंगे। अगर उनमें आकर्षण लगा तो बेटा फिर तो सिंपल बात होगी कि वो गैस वास्तविक हो गई, फिर तो वो रियल नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि अधिक दाब की सीमा में एक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है, आदर्श गैस के समान व्यवहार नहीं करती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास असत्य हो गया। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास असत्य हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, वांडर वाल गुणांक द्वारा अभिलक्षित होती है कि जो गैस पहचान पर निर्भर करती है लेकिन तापमान से स्वतंत्र होती है। देखो, वांडर वाल गुणांक द्वारा अभिलक्षित होती है, कोई भी जो गैस होती है वो जेड से द्वारा देखी जाती है
जो गैस की पहचान पर निर्भर होता है, वान डर वाल गुणांक। अगर जेड का मान सोचो, जेड का मान बेटा 1 है तो आदर्श गैस, जेड का मान 1 से छोटा है रियल गैस, जेड का मान अगर 1 से बड़ा है तो रियल गैस यानी वास्तविक गैस। तो इसमें तापमान का लेना देना नहीं है, ठीक है, इसमें आकर्षण। तो वान डर वाल गुणांक द्वारा अभिलक्षित होती है जो भी वान डर वाल गैस होगी, जो गैस की पहचान पर निर्भर होती है लेकिन तापमान से स्वतंत्र होती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी भी होगा। इसका दाब उसी गैस द्वारा लगाए गए दाब से कम होता है जो आदर्श गैस के व्यवहार में होती है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लो अभी इस कंटेनर के अंदर आदर्श गैस है, अभी क्या है बेटा, आदर्श गैस है, ये सारे आदर्श गैस हमने मान लिए, अभी के लिए हमने क्या मान लिया, आदर्श गैस है। तो आदर्श गैस के कणों के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण बल तो लगेगा नहीं भाई, इसके और इसके बीच में कोई आकर्षण नहीं लग रहा। और हम लोग जानते हैं कि गैस के कण निरंतर गति करते रहते हैं, तो वो एक दूसरे से भी टकराएंगे और बेटा वो कंटेनर की दीवार से भी टकराएंगे। और जब वो कंटेनर की दीवार से टकराएंगे यानी बर्तन की दीवार से टकराएंगे तो एक बल आरोपित करेंगे। कंटेनर की जो दीवार है उनका क्षेत्रफल नियत रहता है। तो आपको ये बात पता होगी, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो एक नियत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, और यही हमारे पास दाब ज्यादा अच्छे से लगता है कि जब कंटेनर पूरी तेजी से अटैक करेगा बेटा वॉल पर तो ज्यादा दाब लगाएगा, क्योंकि यहां पर कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये वास्तविक गैस होती, अगर ये वास्तविक गैस होती बेटा, वास्तविक गैस होती, तो दो गैसों के बीच में क्या लगा होता, आकर्षण लगा होता। जैसे ये दो कण है, इनके बीच में क्या लग गया, आकर्षण लग गया। अब जब आकर्षण लग गया, समझना, अगर मान लो आप लोगों ने फुटबॉल मैच देखा होगा कि मेसी भाग रहा है बहुत तेजी के साथ और डिफेंडर उसको पकड़ के खींच रहे हैं, खींचने का मतलब आकर्षण ही हुआ, रोकने, है ना। तो उससे क्या होता है कि ये जो कण होगा इसकी गति कम हो जाएगी। जब इसकी गति कम होगी बेटा तो ये ज्यादा अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, किसके ऊपर, ज्यादा अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, किसके ऊपर बेटा, कंटेनर की दीवार के ऊपर। और जब कंटेनर की दीवार पर अटैक नहीं कर पाएगा अच्छे से तो ज्यादा बल नहीं लगाएगा, ज्यादा बल नहीं लगेगा तो बेटा दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो वास्तविक गैस होती है, जो वान डर वाल गैस होती है, इसका दाब उसी गैस द्वारा लगाए गए दाब से कम होता है जो आदर्श रूप में व्यवहार करती है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। तो इसका जो आंसर है वो एसीडी हो गया। और आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि ये या तो 3 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा, और ठीक है, यहां तक आपको क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं भाई आगे। अब देखो बेटा यहां पर, अब यहां पर देखिए आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस 2008 का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2000 क्वेश्चन का 8, एक परमाणु वास्तविक गैस का एक मोल समीकरण दे रखा है, P बराबर V माइनस के बी आर टी को संतुष्ट करता है, जहां B एक स्थिरांक है। आपको याद होगा कि गैस B अगर होती है हमारे पास ठीक है, जब B होती है तो आयतन ज्यादा होता है, A में क्या होता है, आकर्षण होता है, और B क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रतिकर्षण को भी हल्का सा रिप्रेजेंट करता है, जहां पर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ जाती है। तो यहां पर देखेंगे भाई, जब कभी भी कोई भी ग्राफ इस लाइन से नीचे है तो समझना A का कोई ना कोई मान है, ठीक है, और अगर बेटा इस लाइन से ऊपर है तो B का कोई ना कोई मान है। तो यहां जो है A डज नॉट इक्वल टू 0 है, कोई ना कोई मान होगा, और यहां B डज नॉट इक्वल टू 0 है जब ऐसा होगा। अब इस समीकरण में सिर्फ B दे रखा है, तो हमें ऐसा ग्राफ चुनना है जहां पर B का कोई ना कोई मान हो और A का मान 0 माना हो। तो यहां पर जब ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो A डज नॉट इक्वल टू 0 ही होगा भाई, पक्की बात है, और B डज नॉट इक्वल टू 0 है, A और B दोनों को रिप्रेजेंट करती है ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां B डज नॉट इक्वल टू 0 तो है, पर A डज नॉट, A बराबर 0 है, क्योंकि नीचे ग्राफ आ ही नहीं रहा, इस अक्ष के नीचे नहीं आ रहा। पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, ये एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है ये। तो A जो है हमारे पास क्या हो गया भाई, कि हमारे पास अच्छा यही है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अंतर परमाणु विभव। तो A बराबर 0 है, तो ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है और बेटा A को नहीं, तो मतलब समीकरण से थोड़ा मैच हो रहा है। यहां पर ना A है ना B है, सिर्फ ग्राफ खींच के छोड़ दिया भाई, यहां पर B भी 0 है और A भी 0 है, ग्राफ छोड़ के मतलब खींच के छोड़ दिया। यहां पर भी आप देखोगे बेटा कि A
कुछ ना कुछ मान होगा क्योंकि नीचे से आ रहा है, और बी का भी कुछ ना कुछ मान होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो ऐसा वो कौन सा ग्राफ आपको दिख रहा है जहां पर बी का मान कुछ होगा और ए का जीरो होगा? इस समीकरण में ए का मान क्या है बेटा? जीरो ही मान रखा है, और बी का मान जो है कुछ ना कुछ जरूर होगा, जीरो नहीं है। तो इस वजह से ये जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, ये होगा बी ऑप्शन, कि बी वाले को आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, जे एडवांस 2008 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आया है बेटा, कि 20 डिग्री सेल्सियस और 82 सेंटीमीटर क्यूब दाब पर किसी बंद पात्र में उपस्थित ओजोन के वर्ग माध्य मूल वेग की गणना करें। ठीक है भाई, वर्ग माध्य मूल की गणना करें। तो जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? VRMS, वो होता है अंडर रूट 3RT बटे m, यही होता है बेटा। अब यहां पर तापमान दे रखा है, क्लियर हो जाएगी बात। हमें दाब से तो कोई लेना देना है नहीं, दाब का कोई लेना देना इसके अंदर है नहीं, तो हम कहेंगे बेटा कि 20 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारे पास तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो 20 में हम 273 जोड़ देंगे बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 293 केल्विन तापमान हो गया। और भाई अगर हम ओजोन की बात करें, ओजोन गैस का जो हमारे पास O3 होगा बेटा, इसका जो अणुभार होगा वो होता है हमारे पास 16 × 48 ग्राम पर मोल। क्या होगा बेटा? 48 ग्राम पर मोल। पर पता है बच्चा गलती कहां करता है? अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो आसान है, आपको तो 100% लग रहा है कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मान रख दो। आप क्या करोगे, या मैक्सिमम बच्चे इनमें से क्या करते हैं कि यहां पर 3 के स्थान पर 3 रखेंगे। अब VRMS हमें निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो R का मान हमें SI यूनिट में रखना होता है, और R का मान SI यूनिट में क्या होता है बेटा? 8.314। तापमान कितना दे रखा है? 293। और मोलर द्रव्यमान कितना होगा बेटा? मोलर द्रव्यमान हमें दे रखा होगा 48। तो बच्चा बस यही गलती कर लेता है कि यहां पर वो 48 मान लेता है। यह है ग्राम प्रति मोल, ये मान हमें निकालना है VRMS का मीटर प्रति सेकंड में। तो यहां पर यूनिट से पता लग जाएगा कि भाई हमें यहां पर SI यूनिट रखनी है। हमने R का मान भी क्या रखा हुआ है? SI यूनिट में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? SI यूनिट में रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको भी हम किलोग्राम में रखेंगे। तो किलोग्राम में जब कन्वर्ट करोगे तो 10 की घात -3 ऐसे लिखोगे, और 10 की घात -3 जब आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है, 10 की घात -3 ऐसे लिख दोगे तो आपको पता है कि ये कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, इसको आप हल कर लोगे। हल करने पर वर्गमूल से बाहर निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा जो भी मान होगा। ठीक है भाई, आगे देखो आपको ये करना है। अब क्या है कि जब बच्चा IIT एडवांस में पढ़ रहा है, ठीक है, IIT एडवांस में क्या कर रहा है बेटा? पढ़ रहा है, और उसको जो एग्जैक्ट वर्गमूल पता है, जैसे 4 पता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, ये सारे ये जो फिक्स वर्गमूल है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होते हैं, ठीक है, वो आपको आते हैं। लेकिन कभी कभी जो थोड़ी बी ऐसा होता है कि तो कुछ गड़बड़ सी है वर्गमूल में, उनका मान हम नहीं निकाल पाते। तो मैं आपको एक हिंट समझाना चाहता हूं बेटा, आपका टाइम बचेगा और आपको फायदा भी होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड वर्गमूल नहीं है, फिक्स्ड वर्गमूल न होने पर, फिक्स्ड वर्गमूल न होने पर आप क्या करोगे बेटा? आप करोगे जैसे मैंने √10 की बात करी, √10 का हमें मान निकालना है, तो √10 के मान निकालने के लिए आप सोचिए कि ये किसका वर्गमूल हो सकता है ना? किसका वर्गमूल हो सकता है √10? आप कहोगे सर 3 का हो सकता है, 3 का, इसका नियर बाय जो भी होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई इसके आसपास 9 आता है। ठीक है, जो भी फिक्स होगा उसको आप चाहे तो ऐसे लिख लो 9 + 1, चाहे 10 लिख लो, है ना? आप लोग क्या करोगे बेटा, जो 9 का वर्गमूल है इसको निकाल लेना, यहां पर 3, और जो ऐसे करना, जो 1 है उसको आप 1 लिखोगे ऐसे करके, और जो भी यहां पर 3 का वर्गमूल होगा इसका डबल कर देना 6। तो बस ये जो मान आ गया आपके पास, यही बेटा √10 का मान है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने लिख दिया √40, क्या लिख दिया? √40। तो √40 में किसी एक का ऐसा मान मानना है जो इसके आसपास हो, जो इसके आसपास हो, और जिसका वर्गमूल आप जानते हो। तो 40 के आसपास किसका वर्गमूल जानते हो आप? 36, मतलब 6 का।
तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 36 + 4। इसको आप लिखोगे 6 का 36 क्या होगा बेटा, 6 बाहर प्लस 4 लिखोगे अलग, इसको अलग लिखना है और यहां पर जो भी ये मान होगा इसका डबल यहां लगा देना, आ गया आंसर। ठीक है, जैसे आपको मान लो √53 का मान निकालना है, √53 का मान निकालना है, तो आप इसको क्या लिख लोगे बेटा, √49 + 4। ऐसे तो लिखोगे 49 + 4, मतलब मान अपनी तरफ से जो भी आपके आसपास का मान दिख रहा होगा वो चिपका लेना यहां पर। तो बेटा 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का। तो किसका वर्ग, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 का। मेरी हिंदी इंग्लिश थोड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन भाव समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 7। तो 7 हमने बाहर लिख लिया। अब ये जो मान है एक्स्ट्रा वाला, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 4, और जो भी ये मान होगा इसका डबल यहाँ लिख देना, 14। यहाँ पर डबल करना है। तो बस ऐसे करके आपके पास एक ट्रिक भी आ गई। और आगे अगर ये तो चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तो मैंने बताया, ऐसा क्वेश्चन वर्ग रूट वगैरह तो आप फिजिक्स में भी ले सकते हो, केमिस्ट्री में भी ले सकते हो, मैथमेटिक्स में भी ले सकते हो। तो वहां पर बस ये वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी कैसे निकालना है। और जो भी इसका आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए भाई, देखो बेटा, CO2 गैस का T1 केल्विन पर औसत वेग तथा T2 केल्विन पर सर्वाधिक संभाव वेग 9 × 10⁴ सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, T1 तथा T2 का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये देखो, ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा। CO2 गैस का T1 केल्विन पर औसत वेग तथा T2 केल्विन पर सर्वाधिक संभाव वेग 9 × 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स है। T1 तथा T2 का मान निकाल लिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें औसत वेग की, तो हमारे पास V एवरेज बराबर होगा √8RT/πm, है ना, πm। तो अब आप लोग लिखोगे भाई V एवरेज, दोनों का ही मान क्या है बेटा, अलग अलग है। तो यहां पर जो V एवरेज है ये हमने लिख दिया सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहां पर हम लिखेंगे भाई, पहले इसको ना मीटर में लिखना ताकि यूनिट में दिक्कत ना हो। नहीं तो R का मान आपको क्या याद है, R का मान आपको SI यूनिट में याद होता है ज्यादातर। ठीक है, CGS में तो होगा नहीं, जूल पर केल्विन पर मोल में याद होता है, अर्ग में तो होगा नहीं। तो इस वजह से पहले आप लोग क्या करोगे, इसको जो सेंटीमीटर इनवर्स है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो आप लोग जानते हैं कि जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 × 10⁴ गुणा 10⁻²। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, और सेंटीमीटर इनवर्स, तो हमारे पास हो जाएगा ये 9 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। तो देखो यहां हमने क्या मान रखा बेटा, 9 × 10⁻²। अब R का मान क्या हो जाएगा भाई, 8 एज इट इज। R का मान हो जाएगा 8.314। और भाई तापमान कितना है भाई, तापमान है T1, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। और इसका जो अणुभार है वो SI में ही लिखना है। CO2 का कितना होगा बेटा, 44 हो जाएगा, और भाई 10⁻³ तो वैल्यू T1 की निकल के यहां से आ जाएगी। दोनों साइड से आप वर्ग कर लेना, तो T1 का मान यहां से निकल जाएगा। सेम आप T2 के लिए करोगे, पर T2 में आप लोगों को पता है क्या करना होगा, ये तो हमें औसत वेग दे रखा है T1 का इतना, पर T2 तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक संभाव वेग यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी, ना कि बेटा जी एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला यहां लगाओगे तो T1 निकल गया। यहां पर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2RT/m, 2RT/m। तो ये जो वेलोसिटी है तो यही यूज करोगे, 2 एज इट इज रहेगा। R का मान 8.314 रखोगे, T के स्थान पर आप T2 कर दोगे, और M के स्थान पर आप 44 × 10⁻³ करोगे। तो वैल्यू जो है बेटा आपके पास T2 की भी निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बेटा करने थे। अब देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने दोनों का हिंट दे दिया। हीलियम और मीथेन का 4 मोलर 1 मोलर मिश्रण 20 बार पर एक पात्र में रखा गया है। पात्र में एक छिद्र होने के कारण गैस 4 मिश्रण बाहर निकलती है। गैस 4 मिश्रण बाहर निकलती है। प्रारंभ में निस्वर्त होने वाले मिश्रण का सघटन क्या होगा?
मैं पहले इसको बेटा इसकी हिंदी ठीक चेक कर लूं कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि गैस 4 का मतलब है देखो बेटा, हीलियम और हीलियम कहाँ गया भाई? ओहो भाई, इन्होंने तो एक बड़ी गड़बड़ कर दी यार। एक क्वेश्चन मैंने दिया था इनको, उन्होंने शायद बनाया ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, है वो मेरे से छूट गया। चलो पहले ये क्वेश्चन कर लूं और फिर उसके बाद वो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन कराऊंगा। प्रारंभ में गैस एक छिद्र होने से मिश्रण बाहर निकलता है। प्रारंभ में कारण एक निकल जाता है गैस मिश्रण, हीलियम तथा मीथेन का 4 मोलर एक अनुपात मिश्रण 20 बार दाब रखा गया है। पात्र में एक छिद्र होने से गैस मिश्रण ठीक है। ये 4 नहीं बेटा, ये 4 कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 4 कुछ नहीं है, गैस मिश्रण बाहर निकल जाता है। प्रारंभ में निःसृत होने के कारण सघट क्या होगा? आईआईटी 1994 में क्वेश्चन आया था। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने ना जैसे हीलियम का और मीथेन का मुझे क्या करना है, रेट कंपैरिजन करना है। तो आप लोगों को याद होगा ग्राहम का नियम, ठीक है भाई, ग्राहम के नियम से। अब जो ग्राहम का नियम है उसमें क्या है बेटा कि रेट ऑफ हीलियम बटे रेट ऑफ मीथेन। अब बहुत सारे बच्चों को याद क्या रहता है बेटा कि सर जी अणुभार मीथेन, अणुभार हीलियम, वो मान रख देंगे और इसका अनुपात निकाल लेंगे। कह रहे सर ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। पर आपको याद होगा मैंने आप लोगों को क्लास में, जो बच्चों ने मान लो मुझसे पढ़ा होगा, चाहे वो अर्जुना के बच्चे हों या किसी से पढ़े हों, मैंने इसका एक वास्तविक फॉर्मूला बताया था बेटा। वो वास्तविक फॉर्मूला क्या था आपको मैं बताऊं। वास्तविक फॉर्मूला क्या था बेटा कि अगर मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, उसमें कोई गैस है हीलियम और मीथेन। हालांकि इनका मोलर अनुपात दे रखा है कि इसके मोल, अगर हम हीलियम के मोल हीलियम के हम क्या मान रहे हैं बेटा 4x, तो हमारे पास जो मीथेन के मोल होंगे वो होंगे x, ऐसे मान सकते हैं हम लोग। और यहां पर मैंने कोई होल किया तो गैस निकल के भागी, अलग अलग गैस। तो मैंने ऐसे बोला था कि गैस A और गैस B, इनका आंशिक दाब अलग अलग होगा बेटा। भले ही टोटल दाब दे रखा हो 20 क्या दे रखा हो, 20 टोटल 20 बार दे रखा है, लेकिन यहां पर हमें आंशिक दाब अलग होता है। तो हम लोग लिखते थे PA और PB, यानी दोनों का आंशिक दाब बाहर का अनुपात अलग। और यहां पर लिखते थे बेटा अणुभार B अपॉन में अणुभार A, यानी इस आंशिक दाब के बिना फॉर्मूला पूरा नहीं होता था। वो तो क्या होता है कि जब हम कभी कंपैरिजन करते हैं एनसीईआरटी के बिहाफ पर, या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें दोनों मिश्रण में गैस समान दे रखी होती है, दोनों का आंशिक दाब समान दे रखा होता है, तो हम इस पीए पीबी को ना मानते हुए सिर्फ आर ए बटे आर बी रूट में एम बी बटे एम ए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन वास्तविक में आपके पास यहां पर पीए बटे पीबी होता है, या फिर मोल इन और मोल आउट होता है। तो देखो बेटा, जब आप यहां पर, और या फिर फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा बेटा, अगर मान लो मुझे हीलियम का निकालना हो तो रेट ऑफ हीलियम, रेट ऑफ मीथेन, मुझे आंशिक दाब निकालना पड़ेगा हीलियम का, आंशिक दाब निकालना पड़ेगा मीथेन का, रूट में अणुभार मीथेन का, अणुभार हीलियम का। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। और एक मोल आउट मोल इन का भी है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब यहां पर हम देखेंगे आंशिक दाब निकालेंगे हीलियम का, तो वो होगा हमारे पास मोल प्रभाज हीलियम का गुणा में टोटल दाब। तो हीलियम का मोल प्रभाज हो जाएगा बेटा 4/5 गुणा में 20 यानी 16, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा इससे, और भाई 4 चौक 16 हो गया। और अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं बेटा किसका, मीथेन का, तो मीथेन का होगा हमारे पास 1/5 गुणा में 20 यानी 4, ठीक है। तो यहां पर आप क्या रखोगे भाई, यहां पर आप रखना अंडर रूट में बाहर, सॉरी, हीलियम का तो आया है हमारे पास 16 और इसका आया है बेटा 4, ठीक है, और रूट में
यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 4, तो यहाँ से कट के भाई ये आ गया हमारे पास 4, ये कट गया बेटा जी 4, 4 का वर्गमूल बाहर लोगे तो 4 गुणा 2 और बराबर 8 टाइम, 8 करेक्ट आंसर आ गया बेटा। 8 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया कि भाई जो मिश्रण होगा उसमें जो अनुपात होगा सगट का, ठीक है, ये संगठन का, या उनका जो संगठन है मिश्रण में वो 8 है अनुपात, ठीक है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत ना हो आपको। अब भाई मैं एक क्वेश्चन बताना चाह रहा था, वो क्वेश्चन जो मैच द फॉलोइंग छूट गया था, 2017 का 2007 का आईआईटी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अलग अलग गैसेस दे रखी हैं और संपीड़ितता गुणांक का मान दे रखा है। हाइड्रोजन गैस P बराबर 200 वायुमंडल और टेम्परेचर 273 केल्विन पर संपीड़ितता कारक डज नॉट इक्वल टू 1। देखिए आपको एक ग्राफ याद होगा संपीड़ितता गुणांक वाला, उससे मैं हिंट लगवाऊंगा आपको कि भाई यहाँ पर Z का मान 1 होता था, 2 गैस ऐसे जाती थी, Z जिनके लिए 1 से ज्यादा होता था, और ये होती थी हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन। कुछ याद आया? हीलियम और हाइड्रोजन। तो बेटा 273 केल्विन पर और P बराबर है 200 वायुमंडल, मतलब यहां पर अगर हम 0 से शुरू करें कि P का यहाँ पर Z हुआ करता था, यहाँ पर P हुआ करता था, तो बेटा ये 0 से स्टार्ट होगा, तो इधर जाने पर क्या होगा बेटा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। 200 वायुमंडल का मतलब तो प्रेशर इधर है, तो बेटा हाइड्रोजन के लिए Z का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, Z का मान ग्रेटर देन होगा 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ग्रेटर देन 1 का मतलब होगा कि Z जो है डज नॉट इक्वल टू 1 है। तो A का आंसर क्या हो गया बेटा, P हो गया। और उस टाइम पर मैच द फॉलोइंग में भी मल्टीपल सिलेक्टिव होते थे, ध्यान रखना। A का आंसर क्या हो गया बेटा, P हो गया। अब जब किसी भी गैस के लिए जब Z का मान 1 से ज्यादा होता था, तो आप लोगों को यह भी याद होगा बेटा कि P हमारे पास वांडरवाल समीकरण P प्लस के AN स्क्वायर बटे V स्क्वायर V माइनस के NB बराबर NRT। तो वहां पर B डोमिनेट करता था और A का मतलब होता था A नहीं होता था, मतलब आकर्षण नहीं होता, तो इस वाले पद को हम 0 मानते थे। तो हमारे पास वांडरवाल समीकरण होती थी PV बराबर माइनस के NB बराबर NRT, और फिर पूरी समीकरण को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करके वो करते थे। तो आपको पता होगा Z की वैल्यू क्या आती थी, ठीक है, तो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती थी, राइट। तो जब हमारे पास इसका मान 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि देखो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 से ज्यादा, ये कब हो सकता है बेटा, जब हम आकर्षण ना रखकर प्रतिकर्षण को रखें। तो यहां पर इस समीकरण को मैं आगे समझा देता हूं कि भाई जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो PV होगा, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया PV हो गया, और बेटा माइनस के PNB हो गया बराबर NRT। पूरी समीकरण को NRT से भाग करने पर क्या होगा बेटा, पूरी समीकरण को NRT से भाग करने पर क्या होगा बेटा कि PV बराबर NRT माइनस PNB बराबर NRT। NRT से NRT भाग करोगे एक, ये चला जाएगा उधर, तो PV बटे NRT क्या होता है Z, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के PNB और NRT, यानी एक में कुछ जोड़ा है। तो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा तब होती है जब हम B का मान कुछ ना कुछ रखते हैं और A का मान 0 रख लेते हैं। तो ये जो समीकरण है V माइनस के NB बराबर NRT, यही तो रिप्रेजेंट कर रही थी। देखो आपने यही, इसको हमने 0 माना, तो P V माइनस के NB, यही समीकरण तो मैच करे कि Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो बेटा यहां पर A का आंसर क्या होगा हमारे पास, A का आंसर P तो होगा ही होगा, साथ में S भी होगा। तो P जहां पर P के साथ S दे रखा है, पहले वो देखो, तो P के साथ S यहां दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे P के साथ S यहां दे रखा है और P के साथ S यहां दे रखा है। P के साथ यहां, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते। अब आंसर या तो A है या D है, आगे देखते हैं बेटा। हाइड्रोजन गैस में जब P 0 होगा, तापमान 273 केल्विन होगा, यानी P 0 का मतलब यहां पर है। उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर क्या होगा बेटा कि Z की वैल्यू कहां आएगी, जब P 0 का मतलब Z की वैल्यू इस बिंदु पर होगी, और अगर Z की वैल्यू इस बिंदु पर है तो Z का मान 1 होगा, और Z का मान 1 होगा तो आदर्श व्यवहार होगा बेटा, और आदर्श व्यवहार हुआ तो बेटा PV बराबर NRT हुआ। तो बेटा जो B है वो किससे मैच करेगा बेटा, B मैच करेगा R से। अब यहां पर B मैच कर रहा है R से, और यहां पर B मैच कर रहा है बेटा Q से, तो फिर अब ये आंसर तो हो नहीं सकता फिर।
आंसर तो एक ही है, आंसर होगा ये। बाकी सी का अगर पी देखा जाए, सी का पी और क्यू दे रखा है, तो एक वायुमंडल दाब, ठीक है, एक वायुमंडल दाब, सीधी बात है, पी सी और क्यू, ठीक है। अब हम एक वायुमंडल दाब 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोग जानते होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर और एक वायुमंडल दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संपीड़ित करा जा सकता है, यानी ये रियल गैस की भांति व्यवहार कर सकती है। और रियल गैस की भांति अगर व्यवहार कर सकती है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा कि उसके अंदर आकर्षण जरूर होंगे। तो आकर्षण दे रखा होगा हमारे पास कहां पर बेटा, आकर्षण दे रखा है बेटा Q का मान, P का CO2 का मान कि आकर्षण बल प्रभावी है। और अगर आकर्षण बल प्रभावी है, सुनना मेरी बात को, तो वो गैस वास्तविक गैस की भांति व्यवहार करेगी। और वास्तविक गैस की भांति अगर वो व्यवहार करेगी तो ये भी ध्यान रखना कि Z का मान 1 नहीं होगा, Z का मान 1 से कम होगा, या Z डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो बेटा Z डज नॉट इक्वल टू कहां दे रखा है हमारे पास 1, तो इसका आंसर बेटा P भी होगा और Q भी होगा। तो C का आंसर P भी है, Q भी है। और बाकी आप समझदार हो कि भाई मैच होके हमारे पास नंबर मिल जाएंगे 4, ठीक है। बढ़िया मैच द फॉलोइंग था, यही छूट गया था, मैं कह रहा था ना कि भाई छूट गया एक क्वेश्चन। अब देखो बेटा यहां पर आगे क्वेश्चन देखिए, 400 केल्विन हमारे पास क्या हो गया, 400 केल्विन x आणविक भार 440 का वर्ग माध्य मूल वेग दे रखा है और 60 केल्विन पर गैस y का सर्वाधिक संभावित वेग बराबर है, तो y का आणविक भार क्या होगा। देखो बेटा एक गैस x है और एक गैस हमारे पास क्या हो गई, y हो गई। एक गैस x है और एक गैस क्या होगी बेटा हमारे पास, y हो गई। तो ये IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है। तो x गैस के लिए जो तापमान दे रखा है वो दे रखा है 400 केल्विन और इसका जो अणुभार दे रखा है बेटा वो दे रखा है हमारे पास 40 और वर्ग माध्य मूल वेग का वर्ग माध्य मूल वेग इसके VRMS की बात करी गई है, ठीक है, और 60 केल्विन का वर्ग माध्य मूल। अब यहाँ पर इसके लिए जो तापमान है वो दे रखा है बेटा 60 केल्विन, y का सर्वाधिक संभव वेग यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करी गई है बराबर है y का अणुभार m हमें जो है निकालना है। देखिए बेटा अगर हम बात करें VRMS x और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी सर्वाधिक संभव वेग y की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा 3RT बटे m, और इसका लेकिन ये किसका होगा, x का है, ठीक है, ये किसका है बेटा, x का है ये। और भाई यहां पर होगा 2RT बटे m, किसका बेटा जी, ये हो गया y का। दोनों साइड से आप वर्ग कर दोगे तो रूट हट जाएगा, r से तो बेटा r कट जाएगा, तो यहां पर होगा 3 गुना तापमान तो दे ही रखा है, इसका कितना होगा बेटा 400 होगा। अणुभार कितना दे रखा है बेटा, x का 40 दे रखा है। अच्छा हमने इस बार क्या करा कि 40 को 10 किलोग्राम प्रति मोल में नहीं करा, क्योंकि जब हम अनुपात निकालें दोनों साइड बराबर करें तो 10 की घात -3 कट जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 40 लिख दिया बराबर। यहाँ पर 2 लिखेंगे, तापमान 60 दे रखा है और अणुभार दे रखा है y का, जो कि हमें निकालना है। तो भाई इसको हल करने पर अगर आप ध्यान से देखो, इस 0 से बेटा ये 0 गई, यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा, फिर 3 एकम 3 और यहाँ पर 20 आएगा। तो m और y का मान जो होगा दोस्तों, और भाई इस 0 से ये 0 गायब हो गई, तो भाई सब कुछ खत्म हो गया, 2 दूनी 4। तो भाई जो गैस हमारे पास y है उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो है 4, यानी वो कहीं ना कहीं हीलियम जैसी है, हीलियम को रिप्रेजेंट कर रही है और कुछ नहीं है। आई बात समझ में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, हीलियम को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, x और y दो वाष्पशील द्रव हैं जिसका मोलर भार क्रमशः 10 ग्राम प्रति मोल, ध्यान रखना बेटा 10 ग्राम प्रति मोल और 40 ग्राम प्रति मोल है। 2 रुई के फ्लग, मतलब यहाँ पर 2 रुई के कॉटन के फ्लग रखे गए हैं, x में भिगोया गया है और y में भिगोया गया है, और एक साथ 24 सेंटीमीटर की एक लंबाई की एक क्या है बेटा, ट्यूब है पूरी की पूरी, और ये जब आपस में मिलती होंगी तो यहाँ कोई ना कोई उत्पाद बनाती होगी d डिस्टेंस पे, ठीक है, रखा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और ट्यूब को एक वायुमंडल दाब और 300 केल्विन के ताप पर एक अक्रिय गैस से भरा गया है, मतलब अक्रिय गैस यहाँ पर सिर्फ माध्यम का काम करेगी, ठीक है बेटा।
तो एक्स और वाई के वाष्प एक उत्पाद बनाते हैं, लिए गए अभिक्रिया करते हुए एक उत्पाद बनाते हैं के लिए अभिक्रिया करते हैं, जिसे सबसे पहले एक्स में भिगोए गए फ्लग से डी सेंटीमीटर की दूरी पर देखा गया है। एक्स और वाई के समान आणविक व्यास ले, मतलब यहाँ पर समान आणविक व्यास है, और अक्रिय गैस और दो वाष्पों के लिए आदर्श व्यवहार मान लें। सबसे पहले आप बेटा इस ग्राफ को समझो, इस पैराग्राफ को पढ़ो, इस डायग्राम को समझो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये काम करना है, पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कि एक्स और वाई दो सिरे हैं, कॉटन है। अब कॉटन में जब कोई गैस कोई चीज को भिगो के रखेंगे तो उसकी भाप ही चलेगी आगे। तो जब एक भाप इधर चली एक्स की और एक यहाँ पर भाई चली, तो जो पूरी लेंथ थी ट्यूब की वो 24 सेंटीमीटर है। कहीं डी डिस्टेंस पर दोनों आपस में गैस मिली, चाहे वो हो सकती है, चलो हमने मान लिया एक HCl गैस होगी और एक बेटा हमारे पास अमोनिया गैस होगी, किसी को भी मान सकते हो आप, HCl अमोनिया कोई भी हो सकती है। तो मतलब दो गैस थी, आपस में मिलकर वो प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी दूरी इससे इतनी है। अब इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो दे रखा है, एक का एक्स का दे रखा है 10 और इसका दे रखा है बेटा 20। अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन ग्राम के नियम से अनुमानित डी का सेंटीमीटर में मान निकालिए। देखो बेटा, अगर मैं रेट एक्स और रेट वाई की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, मोलर द्रव्यमान वाई और मोलर द्रव्यमान एक्स लिखूंगा। अब वैसे तो मैं लिखता इसमें मोल वगैरह भी, लेकिन मोल दे नहीं रखे इन्होंने, ये तो कहा नहीं भाई कितने कितने मोल है, तो इन्होंने समान ही माना होगा। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस कवर करी रेट, टाइम तो सेम ही लगेगा बेटा, इसमें टाइम तो यहां तक पहुंचने में इसको भी इतना ही लगा होगा, इसको भी इतना लगा होगा। तो एक डिस्टेंस को हमने डी मान लिया, तो दूसरा डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 24 माइनस के डी। तो जो रेट होगा एक्स के वाई का, तो वो हो जाएगा 24 माइनस डी, और एक्स का जो रेट होगा, एक्स क्योंकि यहां से यहां चली है तो उसका होगा डी बटे टी, क्योंकि रेट का एक सूत्र ये भी होता है ना बेटा, रेट का मतलब क्या होता है, दूरी बटे समय, और समय दोनों को समान लगाओ तभी जाके वो मिली होंगी। तो यहां पर आप लिखोगे बेटा डी बटे टाइम, और यहां पर लिखोगे बेटा 24 माइनस के डी बटे टाइम बराबर रूट एम वाई और बेटा एम एक्स। अब यहां पर आप लोगों ने क्या कर दिया, टी से टी काट दिया, डी का हमें वैल्यू, और यहां पर रख दिया आपने 24 माइनस के डी बराबर वाई का जो द्रव्यमान दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 40 और इसका दे रखा है 10। तो जब यहां पर आप रखोगे 40 और यहां पर रखोगे 10, तो बेटा 0 से 0 कट गई, रूट 4 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास डी और यहां पर 24 माइनस डी बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। जब आप ब्रज गुणा करोगे ना बेटा, तो हमारे पास डी बराबर होगा 48 माइनस के 2d, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई 48, डी की मल्टीप्लाई 2 से करो 2d। अब हम इसको 2d को इधर ले आए, तो हमारे पास कितना हो गया बेटा 3d बराबर 48। तो डी का जो मान आया है वो आ जाएगा आपके पास 16। तो बेटा डी का क्या मान आ गया, हमारे पास 16 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, हमारे पास सी हो गया। आप मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका, यस और नो। वापस से देखिए, क्वेश्चन भले ही देखने में बहुत टफ था, मानता हूं मैं, देखने पर इंसान को डर लग जाता है कि भाई कितनी सारी लैंग्वेज है, फिर डायग्राम है, फिर फलाना ढिमकाना है, लेकिन क्या है, दूरी बटे समय के हिसाब से देखो कि भाई समय तो दोनों को समान लगा होगा। भले ही एक बेटा स्लो चल रही हो, भले ही एक मतलब एक स्लो चल रही हो, एक फास्ट चल रही हो, लेकिन जब दो अलग अलग छोर से आ रही हैं और कहीं पर मुलाकात होगी, तो बेटा एक को ज्यादा समय लगा होगा, एक को कम समय लगा होगा, मतलब सॉरी, एक को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी होगी, एक को कम दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन समय तो क्या होगा बेटा, समान होगा कि नहीं होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी बेटा, आपके पास 16, डी की वैल्यू 16 ही है, और इधर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8। सिंपल क्वेश्चन ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार, IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है, टक्कर सदैव प्रत्यास्थ होती है, सदैव प्रत्यास्थ होती है। ये तो आपने पढ़ी होगी बेटा, गैसों का अणुगति सिद्धांत, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप कहोगे हाँ सर ये बात बिल्कुल करेक्ट है, प्रत्यास्थ होती है। भारी अणु पात्र की दीवार पर अधिक संवेग स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। पहली बात तो बेटा ऐसा नहीं है, भारी अणु अलग होते हैं, क्योंकि यहां पर माना गया है कि जितने भी अणु हैं वो सब समान ही हैं। केवल कुछ अणुओं का ही बहुत अधिक वेग होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि सारे अणुओं का समान वेग नहीं होता, ठीक है, कुछ अणुओं का ही होता है। आपने पढ़ा भी होगा इस तरह का ग्राफ, जब आपने देखा होगा इस तरीके से 1/n dn बटे du, और कुछ का ही ग्राफ ऐसे होता है, मतलब सबका समान नहीं होता, किसी का यहाँ होता है, किसी का यहाँ होता है, किसी का यहाँ होता है, वेलोसिटी, है ना।
तो बेटा केवल कुछ अणुओं का ही अणुओं का बहुत अधिक वेग होता है। टक्करों के मध्य अणु नियत वेग के साथ सीधी रेखा में गति करते हैं। ये भी बेटा करेक्ट आंसर है कि टक्करों के मध्य अणु नियत वेग से, एक कांस्टेंट वेग से ही लगातार गति करते रहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो हमारे पास होगा ए, सी और डी। तो फाइनली बच्चों यही कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराने थे, और आप लोग इनको एक बार ट्राई करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।